गुड इवनिंग भाई। कहाँ बिजी हो आप लोग? राधे राधे सर। गुड इवनिंग सर। राधे राधे भाई। कहाँ सब लोग, कहाँ डर का माहौल में गुड इवनिंग सर। सर आपकी वॉइस पॉज हो जी रहे गई हो है। क्या? कहाँ खो रहे हैं? एक सेकंड यार, एक सेकंड, मैं चेंज करता हूँ उसको। अब सही है सर। 1 सेकंड 1 सेकंड, फिर भी मैं चेंज करता हूँ ना। अभी ठीक है? सबको आवाज आ रही मेरी? ये यस सर क्लियर है। चलो सर। बढ़िया बढ़िया। सर अरे क्या वो, पूछ रहे थे आप? अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है पढ़ाई? क्या सब ठीक है? सर डर का माहौल। डरना नहीं है यार, डरने से क्या होगा? बिहेव लाइक ए नॉर्मल एग्जाम। देखो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, मैं आज भी वही बताऊंगा एंड ऑफ द सेशन। कल भी हम मिलेंगे, परसों भी। कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, उस दिन रात को जब हम रुके थे 11 बजे तक, याद है सबको? हाँ हाँ। यस सर। कल एक यार 2 घंटे का क्लास थोड़ा बोल के सर को रखवाया है। ठीक है ना? तो कल वो आपका एक डाउट सेशन नहीं होगा। कल वो 3 to 5। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 3 to 5 है ना, वो मैंने जो डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, और अपना क्या बच गया था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, मस्ट ज्वाइन यार। ठीक है ना? वो 3 चैप्टर ही रखे सिर्फ मैंने उसमें। ठीक ठीक सर। ठीक है ना? वो 3 से 5 है, मतलब शेड्यूल भेजा होगा आप लोगों को, डोंट वरी। तो वो कल तो ज्वाइन करना ही करना है। फिर मे बी उसके बाद के जो सेशन होंगे ना, मे बी वो आप लोगों के डाउट सेशन टाइप से होंगे, जैसे आप लोगों की हैव डाउट्स या कुछ भी कंसर्न है, कुछ भी बात करनी है, कम एंड यू कैन गो ना, नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करें फिर, स्टार्ट करें, थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा ऐसा तो हो यस जाए, सर। पेपर डिस्कस भी हो गया अपना। जी सर। फिर बाद में देखेंगे। आज तो पेपर वैसे थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही था ना, आई थिंक सो, यस सर। है ना? बाकी देखो, ऐसा टेंशन मत लो यार, क्योंकि लास्ट फ्यू एग्जाम्स है ना, वो थोड़े से हम लोगों ने जानबूझ के डेलिबरेटली है ना, थोड़े थोड़े से टफ रखे थे एज कम्पेरेटिवली जेई मेंस। बट वो मेंस में इतना टफ नहीं आएगा, क्योंकि देखो थोड़ा अगर टफ की प्रैक्टिस करोगे ना, तो एटलीस्ट तुम्हें एडवांस लेवल का भी समझ में आएगा चीजें, क्योंकि वहां तो इजी नहीं आने वाली चीज है ना। तो थोड़ा यस सा सर। उसका भी एडवांटेज यस मिलेगा, सर। और प्लस में थोड़ा आपको ना हैबिचुएट होना जरूरी है ना, थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस को। अगर यहाँ पर अच्छे स्कोर आ रहे हैं ना, मतलब जैसे अगर तुम इन पेपरों में 150 160 इजीली स्कोर कर रहे हो ना, तो ऐसे मान लो यार, मेंस में तो बहुत अच्छे आने हैं, चिंता मत। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट से स्टार्ट करते हैं ना, यस सर। खत्म कर देते हैं। सर। क्या बन गया था पहला क्वेश्चन? ये राइट, सब बन गया था। बड़ा आसान था यार। देखो उसने ये वो वन रूट कॉमन वाली कंडीशन हो गई, याद है? यस सर। तो इसने बोला था इसका एक रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। दूसरी कंडीशन दी थी 3x² माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका भी एक रूट दिया था, अल्फा एंड गामा। तो ये वन रूट कॉमन वाली कंडीशन है, याद है? जब भी वन रूट कॉमन वाली कंडीशन आए तो तुम क्या करो, अल्फा जो कॉमन है उसको सेटिस्फाई करा दो। ये लो, यहाँ पर प्रॉब्लम पता है सिर्फ इतना ही है कि अल्फा मिल जाएगा तो अल्फा मिल जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बीटा भी मिल जाएगा, डोंट वरी। तो दूसरी वाली कंडीशन में भी सेटिस्फाई करा दो। ये लो, 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या इन दोनों कंडीशन, जो नई कंडीशन बनी ना हमने, ये कहाँ से बनाई, अल्फा अल्फा सेटिस्फाई करा दिया। अब यार दोनों को यूटिलाइज करके तुम यहाँ से एक अल्फा और लैम्डा में रिलेशन निकालो ना। यस अल्फा इक्वल टू 3 लैम्डा आई थी। हाँ, यहाँ से अगर रिलेशन निकालोगे, जैसे लैम्डा, अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्डा आया था क्या? यस सर। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। और देखो आने का सिंपल सा फंडा है यार। तुम ऐसे सोचो ना, इस पूरे को, इस पहली वाले रिलेशन को ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
क्या दिक्कत है? तो 3 अल्फा स्क्वायर। आपको यार दो कंडीशन, दो अननोन कैसे भी टाइप से ना सॉल्व करना आना चाहिए। उसके लिए तो 9 10 तक पढ़ा ही हमने, सब्स्टिट्यूशन कैंसिलेशन जैसा भी तुम्हें लगे बैलेंस करना। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 3 अल्फा स्क्वायर सेपरेट कर देते, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाता। अल्फा लैम्डा में आ गया यार, अब तुम्हें जहां अच्छा लगे यहाँ पुट कर देते, तो क्या वहां से तुम्हें लैम्डा और अल्फा की वैल्यू नहीं मिल जाती? मिल जाती ना? इजी यस था, सर। इजी था, बहुत इजी था। और अगर लैम्डा की वैल्यू भी मिल गई एज ऑफ नाउ, तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, तुम इजीली ना इस वाली कंडीशन में इक्वेशन 1 में पुट करके यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, अल्फा तो ऑलरेडी मिला था, बीटा और निकल जाता वहां से, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाले। इजी था यार, ये क्वेश्चन इजी था यार तुम्हारा। ठीक है, मतलब उतना इजी नहीं था बट स्टिल आपको ना वो कंसेप्ट तो आना चाहिए था कि यार वन रूट कॉमन की कंडीशन क्या होती है, टू रूट कॉमन की क्या कंडीशन होती है, इफ आई आस्क। सर, सर उनके कोफिशिएंट जो होता है उनका रेशियो सेम होता है। हाँ बट वहां पर पता है ना, कई बार गड़बड़ क्या करता है वो, जानबूझ के ना एक एक क्वाड्रेटिक ऐसी दे देता है और एक क्वाड्रेटिक में कुछ अननोन इंट्रोड्यूस कर देता है, और जो दूसरी क्वाड्रेटिक होती है ना, उसको वो डिजाइन करके ऐसे देता है कि हम उस क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, और वहां पर है ना यस वो सर। जो क्वाड्रेटिक होती है उसके रूट्स भी ऐसे बनते हैं लाइक इमेजिनरी रूट्स टाइप के। समझ में आया? यस सर। एक्चुअली वो देगा नहीं तुम्हें, उस कंडीशन में नहीं देगा कि देयर आर टू रूट्स कॉमन, ऐसे वो बोलेगा नहीं। बट वो एक आपको, जैसे मान लो इसमें देखो, इसमें दोनों क्वाड्रेटिक में लैम्डा इंट्रोड्यूस था, तो आप है ना रूट्स नहीं निकाल पाते, राइट? फॉर्मूला मेथड से यस सर। रूट्स नहीं आते यहाँ पर। हाँ बट हो सकता था वो एक क्वाड्रेटिक को ना प्रॉपर क्वाड्रेटिक दे देता विदाउट लैम्डा, तो क्या पता आप उनको सॉल्व कर सकते थे। और कई बार ऐसी सिचुएशन में ना इमेजिनरी रूट्स बन जाते हैं, तो फिर इसका मतलब वो कंडीशन ऑटोमेटिक क्या बन गई, अगर रूट्स इमेजिनरी तो मतलब दो रूट कॉमन आएंगे या एक आएगा? दोनों आएंगे सर। दोनों आएंगे, क्योंकि वो तो यार कॉन्जुगेट पेयर में आता है ना, एक भाई आता है तो यस दूसरा भी सर। आता है उसके साथ में। तो वो सिचुएशन थोड़ी ध्यान रखना, वो ऑटोमेटिक फिर टू रूट्स कॉमन वाली कंडीशन बन जाती है। चलो तो ये तो क्लियर हो गया, बन गया होगा ना आई यस सर। थिंक। यस सर। सर ये भी आंसर ऐसे ही बता दीजिएगा। इसका फर्स्ट इसका वाले का यस सर। आंसर, वैसे तो आंसर की तुम्हारे कल ग्रुप में आ जाएगी, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो सभी क्वेश्चंस का अगर आंसर पता चल 18 आया जाए था तो सर इसका। क्रॉस चेक कर लेंगे हम, सही रहेगा। अभी तुरंत ही चेक करना है क्या क्रॉस चेक? चलो तो फिर मैं जैसा वन ठीक सेकेंड लगे बता आपको। देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बता देता हूँ, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रे। मुझे लगा वैसे तो तुम्हारे ग्रुप पे आते ही हैं, वैसे कल तो आते हैं बाय द वे, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। 51 है ना अपना, 51 में ए ऑप्शन है, मैं ABCD बोलूंगा, तुम चेक कर लेना यार, ठीक है? ओके सर। ठीक है 51 में सर। ए लिखा हुआ है, 51 में ए अपना, 52 में अगर बात करूं तो 52 में बी आएगा। ठीक है, 52 भी देख लेते हैं। ये भी देखो इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और इसमें एक दो बेसिक कंसेप्ट यूज हुए थे। उसने क्या बोला था आपको कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, तो तुम यार पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते। सिंगुलर मैट्रिक्स का फंडा याद होगा तुम्हें? डिटरमिनेंट जीरो का यस इक्वेट सर। करना। हाँ, तो ये डिटर्मिनेंट को ना, इसको डेल्टा मान लो, ये मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से फिर यहाँ से सॉल्व करते तो अल्फा स्क्वायर, राइट? अल्फा स्क्वायर से ये क्या आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो सी माइनस बी, सी माइनस बी। अल्फा वो कितना आता आपका, सी सी माइनस माइनस ए। ए। ठीक है, और फिर +1 के साथ में क्या था, मैं डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से यस सर। ओपन करते तो कितना आता, बी माइनस ए। अब देखो ये एक रिलेशन आ गया, अब सिंगुलर है तो इसके लिए मतलब ये डेल्टा मस्ट भी जीरो होना चाहिए, तो सोचो यार डेल्टा जीरो होने के लिए हमें अल्फा की क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? 1 वन। सर। बस ये तुम्हें थोड़ा यस सा सर। थिंकिंग वाला पार्ट था, कि ये सोचना था यार कि हमें अल्फा की क्या वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही अल्फा 1 पुट करोगे, देखो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, तो आप देखोगे ना घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ए कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट है ना, इफ अल्फा इज 1, तो ये आपका डेल्टा जीरो बन सकता है, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा 1 है तो आप यहाँ से भी देखो इस कंडीशन को यूटिलाइज कर सकते थे। कैसे यूटिलाइज करते? सर ऊपर इक्वेशन में हाँ पुट कर देंगे अगर अल्फा। कहाँ पर, सर उस जो वाली ऊपर में? इक्वेशन गिवन है। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। अगर उसके अल्फा उसके रूट्स है, तो यहाँ पर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है उसने ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्चुअली यहाँ पर तुम्हें ना एलसीएम मेथड भी प्रेफर कर सकते थे यार उस पार्ट के लिए। एलसीएम मेथड समझते हो, जैसे तीनों में हम लोग एलसीएम लेते हैं ना। ये देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेता तो ये a माइनस बी है। कुल मिला के अगर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तुम्हें a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए दिख रहा है, जैसे मैंने देखो ये लिखा, चलेगा? यस सर।
अब देखो इसमें से कौन कौन सी चीजें नहीं है ना, वो तुम्हें सोचनी पड़ेगी। जैसे ये देखो, ये a माइनस बी, इसका मतलब माइनस कॉमन ले लो। यहाँ पर हमें क्या बनाना है, इसको b माइनस सी, तो एक माइनस कॉमन ले लो। तो मुझे जहां तक दिख रहा है ये क्या बनेगा फिर, इसमें किसकी कमी है एक्चुअली, a माइनस बी है, b माइनस सी है, एक्चुअली किसकी कमी है इसमें, c माइनस ए की ना। क्लियर है? यस सर। तो c माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। सिमिलरली देखो इसमें, देखो क्या क्या है हमारे पास, क्या c माइनस ए, b माइनस सी भी है, तो इसमें भी कुछ कमी है, जिसकी कमी है ना वो मल्टीप्लाई कर दो। ये एलसीएम मेथड सर बोलते हैं सी यार, माइनस ए क्यों लिखा है सर? अरे ये सी इसको, माइनस ए क्यों लिखा है? ये वाला पार्ट ये सर नीचे तो ए माइनस सी है ना सर? कहाँ पर है a माइनस सी? सर डिनोमिनेटर में एलसीएम ही तो लिया आपने। अरे नहीं ना, c माइनस ए मैं ऐसे ले रहा हूँ ना, a माइनस बी, b माइनस सी, अरे वो उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, फिर मैं माइनस कॉमन लेके ओके सर, ओके समझ गया। कन्वर्ट कर दिया ना। मतलब एक्चुअली उसने जानबूझ के उल्टे लिखे थे, तुम फ्लो के साथ जाओ, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो अब उनको कन्वर्ट कर दो डिनोमिनेटर्स को। कन्वर्ट क्या करना है, देख ये जैसे a माइनस सी है, अब हमें सोचना है कि इट वाज c माइनस ए, तो एक माइनस कॉमन ले लेना, फिर उस माइनस को बैलेंस कहाँ करोगे, c माइनस बी। तो इसको भी एक्चुअली क्या चाहिए हमें, b माइनस सी। तो इन दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो क्या मैं इसको c माइनस ए और b माइनस सी नहीं लिख सकता, इस वाले पार्ट को? यस सर। तो दोनों है तो सेम ही ना, ये दोनों पार्ट आ गए, मतलब ये भी है हमारे पास, ये भी है, तो कौन मिसिंग है, a माइनस बी। तो इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड पार्ट को। सिमिलरली थर्ड पार्ट में क्या आएगा, c माइनस ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो थर्ड वाला पार्ट क्या मल्टीप्लाई होगा क्या वो b माइनस सी से मल्टीप्लाई नहीं होगा? होगा। अच्छा अब Yes. तुम्हें अब एडवांटेज दिख रहा है कि यार एक्चुअली ये दोनों, इसको तुम सेम सेम बना के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। अच्छा एक बात बताना, ये a माइनस सी के स्क्वायर को मैं c माइनस ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. लिख सकते हैं यार, लाइक Yes, 4 का sir. स्क्वायर हो या माइनस 4 का स्क्वायर हो, डज नॉट मैटर। तो मतलब अगर तुम देखोगे ना, नोटिस करोगे, तो ये a माइनस सी का होल क्यूब बोल दो या c माइनस ए का होल क्यूब बोल दो। सिमिलरली इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोल सकते हो a A माइनस बी minus का, B का whole cube. मैं वैसे ही लिख रहा हूँ देखो, a माइनस बी का होल क्यूब मिलेगा मेरे को, ऊपर नीचे ना आगे पीछे देखोगे तो b माइनस सी का होल क्यूब मिलेगा, फिर c माइनस ए का होल क्यूब मिलेगा, और डिवाइड में मेरे को मिलेगा a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। ये हमें रिजल्ट मिलेगा जो उसने पूछा था। अब तुम सोचो यार, इट्स लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका कुछ रिजल्ट होता है, सुना होगा तुम लोगों ने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3 सर टाइम्स थ्री ए ए की ए बी स्क्वायर। सी। हाँ वो यस तब सर। होता है, पता है वो तब होता है जब ए प्लस बी प्लस सी मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो, ये जीरो के इक्वल। Zero. ये देखो जीरो हो रहा है, इसका इसका और इसका एडिशन देख लो अंदर वाले पार्ट का, ए माइनस बी में बी माइनस सी ऐड करोगे, वो बी बी कैंसिल हो जाएगा, फिर उसमें सी माइनस ए ऐड करोगे तो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है? यस सर, Yes, पूरा sir. कैंसिल हो हो जाएगा, गया, 3 बचेगा। हाँ हो गया। फिर 3 टाइम ए बी सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और होल डिवाइड बाई ए माइनस बी, वो कैंसिल हो गया, तो क्या 3 आंसर नहीं दिखा? यस सर। हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा फंडा था, ठीक है ना। चलो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना मल्टीनोमियल का। मल्टीनोमियल आता है क्या आप लोगों को अच्छे से? आता है? फटाफट देखना, देखो फिर भी देख लेना, कोई बात नहीं। बाइनोमियल नहीं था, मल्टीनोमियल था, ठीक है। मैं इसमें से एक पार्ट बताऊंगा, जैसे A7 कैसे निकालते हैं ना, A7 2 का ऑप्शन अभी बताया था ना, बी इज द आंसर, मैं टिक भी करता रहता हूँ साथ में। इसमें कौन सा आंसर था यार अपना, ए वाला था क्या? ए। ठीक है, A मैं था. टिक भी कर रहा हूँ ए ताकि था, ए। PDF में वो सेव रहेगा ना। चलो, अगर मैं 53 की बात करूँ तो इसमें डी आएगा, ठीक है, डी चेक कर लेंगे। देखो इसमें से मैं लेकिन A7 ही बताऊंगा, एक पार्ट बताऊंगा, A13 तुम निकालना सिमिलर टाइप से, सेम अप्रोच। अगर मल्टीनोमियल नहीं आता तो बेस्ट बताता हूँ। देखो ये हमें बोला है उसने कि इसको ओपन करेंगे तो सिग्मा हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू 0 से 20 AR और x टू द पावर r, ठीक है। उसने पूछा था हमसे A7 पूछा था यार, A7 का मतलब वही हो गया कि r की वैल्यू उसने क्या पुट की है, एक बार 7 पुट की 7। और एक बार 13 पुट की है, A13 और A7 के लिए। तो अगर 7 पुट करोगे मतलब x टू द पावर 7 बनेगा। तो कुल मिला के हमें इसमें सोचना था यार, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 कब मिलेगा, जब इसको एक्सपेंड करूंगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो,
जब भी मल्टीनोमियल आए ना, तुम पहला काम होता है जनरल टर्म लिखा करो, जैसे बाइनोमियल में लिखते थे हम लोग, कई बार नहीं करते थे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 बताओ, या लाइक Yes, sir. इंडिपेंडेंट ऑफ x बताओ, बहुत बार बनती है ऐसी रिलेशन। तो हमेशा ट्राई करो जनरल टर्म। कैसे लिखते हैं, ऊपर लिखो 10 फैक्टोरियल, क्योंकि पावर में 10 है, ठीक है। डिवाइड में अब डिपेंड्स ऑन, देखो तुम R1 R2 R3 भी ले सकते हो, N1 N2 N3 भी, कैसे भी, जैसे R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ। फिर इनटू में क्या आएगा, ये x है, ये y है, ये z है, तो हमें नहीं पता ना वो उसकी पावर क्या है, तो हम ऐसे लिखते हैं, लाइक जो x है उसकी पावर R1, जो y है उसकी पावर R2, और जो z है 4 उसकी पावर R3। बट इतना पता है कि ये जो भी पावर आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों का एडिशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, 10। बाइनोमियल में 10. नहीं देखा हमने, बाइनोमियल में देखते थे ना कि ईच टर्म का जो डिग्री है वो मस्ट भी सेम होना चाहिए, याद है, जब Yes, पावर में sir. n होता था। हाँ, हम ऐसे ही करते थे कि x प्लस वाई की पावर n का अगर एक्सपेंशन भी ओपन करता था ना मैं, तो हमेशा क्या होता था कि ईच टर्म का डिग्री मस्ट भी n होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, Yes. और तुमने वो भी नोटिस किया था कि हम x की पावर 0 लेते थे तो y की पावर n लेते थे, तो मतलब मैं पावर को 0 ले सकता हूँ, समझ गए, नेगेटिव नहीं होता था, Yes, sir. 0 हो सकता था, 1 2 3 4 लाइक दैट। तो ये मैंने पहले जनरलाइज कर दिया। अब सेम बाइनोमियल जैसा फंडा था यार, कि हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 कैसे मिलेगा। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर है कि ये x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्चुअली हमें मर्ज करके सोचना था, जैसे बाइनोमियल में सोचते, राइट। तो इसमें से जो जो कांस्टेंट पार्ट है ना वो तो तुम अलग लिख लिया करो, क्योंकि वो तो आपका कोफिशिएंट बन जाएगा, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल। कोफिशिएंट में और क्या क्या आएगा, 2 टू द पावर R1 आएगा, 3 टू द पावर R2 आएगा, जो भी आएगा, और 4 टू द पावर R3। और जो बचा हुआ है ना उसमें से x की पावर को मर्ज करें, तो देखो यहाँ x की पावर कितना है, 2 टाइम्स R1, राइट। फिर यहाँ x की पावर कितना है, R2, दिख रहा है क्या आपको, Yes, sir. Yes, कोई sir. और भी दिखा है इसके अलावा x की पावर, No, sir. नहीं ना। तो यहाँ से समझ में आ गया भाई, कंक्लूजन क्या है कि x की पावर, ये जो पावर है ना ये मस्ट बी 7 होना चाहिए। तो कंडीशन क्या बना कि 2R1 प्लस R2 मस्ट बी 7, एंड इसको ध्यान में रखते हुए कि हमें R1 R2 R3 इस तरह से लेना है कि एडिशन मस्ट बी 10 आए। अब तुम्हें यहाँ बनाने पड़ेंगे केसेस, क्योंकि यार वो तो ऐड होके 7 तो कुछ भी हो सकते हैं ना, तो कुछ केस बना लिया करो, जैसे लाइक केस 1 केस 2 जितने भी बनेंगे, R1 R2 R3, सोच लो उनके बारे में। केस 1 बताओ क्या बनेगा, लाइक तुम्हारे दिमाग में क्या रहा है कि सर मैं ये डेटा लूं, 0 और तुम देखो मैं बताऊं ना, तुम किसको टारगेट करो, सिर्फ R1 एंड R2 के बारे में टारगेट करो, R3 तुम्हें ऑटोमेटिक मिलेगा। लाइक क्या क्या दिख रहा है, मेरे को तो एक दिख रहा है यार, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 नहीं होता, अगर मैं R1 को 3 ले लूं, समझ में आया, Yes, sir. R1 को 3 लिया तो 3 2 जा कितना हो गया 6, तो फिर R2 ऑटोमेटिक क्या हो गया 1, 1. भाई 6 प्लस 1 7। अब तुम सोचो R3 क्या आएगा फिर, 6. हाँ ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि 3 प्लस 1 4 हो गया ना, तो R3 ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। क्लियर है, हिमांशु बंद कर ले यार, ठीक है। अच्छा केस 2 क्या आएगा, R1 को 1 ले लें और R2 को 5. ठीक है, तो मैंने ये 1 ले लिया, मतलब ये 2 हो गया, फिर ये अपना 5 हो गया, सही है, 5 प्लस 2 भी तो 7 होता है। अब ऐसे नेगेटिव मत सोचना, 0 या 1 2 3 लेके So, सोच। तो ये 5 प्लस 1 6 हो गया, तो बचा ऑटोमेटिक कितना हो गया वो 4, क्योंकि तीनों का एडिशन मस्ट बी 10 होना चाहिए। सिमिलरली केस 3, और सोचो क्या बनेगा, जितने बनेंगे बनाएंगे, 38. जबरदस्ती नहीं है। हाँ वो भी ले 0 लेंगे, 2 2 जा ले को, देखो 2 2 जा 4 प्लस 3 7, ये भी होता है, किसी ने बोला, राइट, दिख रहा है 4 प्लस 3 7, तो ये 2 लिया ये 3 लिया, तो ऑटोमेटिक लास्ट का क्या हो गया 5। कोई और केस बनेगा, 0 7 3 0 7. 0 7, तो फिर तीसरा वाला क्या हो जाएगा उसमें से, 3 हाँ ये 0 ले लिया, और ये R2 7, मैंने बोला ना पावर मस्ट भी 0 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं लेना, 0 1 2 3 लाइक दैट आप ले सकते थे। और फिर ये अगर 7 हो गया तो फिर लास्ट वाला बचा कितना 3। देखो ये सब कॉफिशिएंट्स आ गए। अब आपको R1 R2 R3 यहाँ यूज करना था, 4 केस है, तो तुम्हें पता है केसेस में क्या करते हैं हमेशा, एडिशन, समझ गए। Yes, ये sir. मल्टीनोमियल ऐसे काम करता है यार। ऐसे ही वो A13 वाला सोच लेते हैं, उसमें तुम्हें सोचना था कि x की पावर कहाँ पर 13 होगा, तो मर्ज करके कंडीशन बनती है। और कई बार है ना, इसी की बात नहीं, ये तो सिंपल था यार क्वेश्चन, मतलब इसमें x में दिया था,
मैंने क्वेश्चन देखे भी, माइट भी तुमने भी देखे होंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उनकी भी पावर पूछता है, राइट। तो फिर पता है ना, ए बी बी सी सी ए में तो फिर वो ओवरऑल मर्ज होते हैं, तो उसमें ए की पावर को मर्ज करना होता है, बी की पावर को मर्ज करना होता है, एंड देन सी की जो भी पावर है उनको भी मर्ज करके फिर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंडीशन बना के केसेस डिजाइन करने पड़ते हैं। एक बार हमें R1 R2 R3 की वैल्यू मिल गई, पुट इट बैक जहां पर हमें निकालना है जनरल टर्म से, और वहां से तुम्हें कॉफिशिएंट मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें मल्टीनोमियल में कॉफिशिएंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और अगर मान लो चलो इसमें से ये पूछ लिया होता आपको कि फाइंड द सम ऑफ कॉफिशिएंट्स इन दिस एक्सप्रेशन, तो आंसर क्या होता? सर एक्स को 1 पुट कर देते। हाँ, ये सिंपल सा फंडा है यार, याद रखना, आइदर बाइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो, एनीथिंग, जस्ट पुट इट लाइक जो भी वेरिएबल्स दिए एक्स वाई जेड जो भी दिए उनको सबको 1 पुट करो बिंदास। तुम्हें ना ऐसे ओपन करने की जरूरत नहीं। हाँ, बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछेगा तो तुम्हें फिर पता है ना, NC0 NC1 NC2 उनको टारगेट करना है, तो उसका रिजल्ट तो पता है 2 to the power n होता है। क्लियर है? यस सर। चलो, इसका आंसर मैंने बता ही दिया, डी है, ठीक है। मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ, तुम बाद में नोट डाउन भी कर सकते हो PDF में ना, ठीक है। ये वाला भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार, बनाया था एनीवन? फटाफट बताओ यार। नहीं सर। चलो देख लो, देखो वैसे इजी था, देखो थोड़ा सा अगर तुम सोचते तो ऐसे दिया था, देखो कंडीशन बहुत सिंपल था। मैं पिछले सेशन में भी देखो, शायद हम कैलकुलेट कर रहे थे, रिवाइज सर ने भी बताया था, और कॉम्प्लेक्स टाइम में बताया भी वो तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर होता है। यस सर। ये इंपॉर्टेंट Yes, sir. प्रॉपर्टी है यार, ये बेसिक है बट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो यही लगता है यहाँ पर, थोड़ा सा भी ध्यान देते ना, जैसे ये मॉड जेड की पावर 4 है, तो यार मैं उसमें ऐसे नहीं लिख सकता, सोचो जेड इंटू जेड बार का स्क्वायर, चलेगा? Yes. यस चलेगा सर। सर। इसका स्क्वायर मतलब इसकी पावर 4 हो गया, तो बस वही अप्लाई करना था। जिस बच्चे ने ये स्ट्राइक कर लिया होता ना, क्वेश्चन खत्म, बस हो गया। जेड 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 कॉमन ले लो तुम, चाहो तो तुम यहाँ पर काटना नहीं होता ना, काटने के बाद पता है ना सॉल्यूशन खराब हो जाते हैं, सुने होंगे आप लोगों ने। तो अगर मैं जेड स्क्वायर ये इधर लेके आ रहा हूँ एक तरह से, समझ गए, ये वाला पार्ट इधर, तो कॉमन Yes, लोगे तो sir. क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस क्या बचा, जेड बार का स्क्वायर, राइट, और माइनस में 4 आएगा इक्वल टू 0। क्या यही मिला क्या? Yes, sir. जी सर। दो फैक्टर यार, दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, तो यू कैन से जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वहां से आपको जेड इक्वल टू 0 मिलेगा, और दूसरा रिलेशन से मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। अब इसको तो छोड़ दो, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ये सब पता है ना क्या स्टोरी है, कि हमारा 0 तो नहीं हो सकता कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर यहाँ से देखो, क्या Z का मतलब वही लेट Z इज x प्लस आइटा वाई, और Z बार का मतलब x माइनस आइटा वाई। अगर मैं दोनों को Yes, sir. स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करूं, तो यहाँ से कुछ रिजल्ट बता दो मेरे को, क्या बचेगा फटाफट से, ऐसे ही हवा में देख के देखो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो एंड सब्ट्रैक्ट। 4 आयोटा वाई। हाँ, ओके, 4 आयोटा वाई आएगा या कुछ और भी आएगा यार, कुछ मिस कर दिया तूने? सर एक्स भी आएगा। एक्स भी आएगा? क्या इतना आएगा? यस सर। भाई स्क्वायर करोगे ना यार, सिंपल फंडा है इसका। स्क्वायर में क्या क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, माइनस का वाई स्क्वायर आता है क्योंकि आयोटा होता है, राइट, और प्लस में क्या आएगा 2xy आयोटा, जहां तक मुझे पता है। इसका स्क्वायर में क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, सेम स्टोरी, माइनस का वाई स्क्वायर, राइट, और फिर माइनस में क्या आएगा 2 आयोटा x। सर प्लस का वाई स्क्वायर नहीं आएगा। अरे बालक, इधर देख, आयोटा वाई का स्क्वायर करेगा ना यार, ठीक है हिमांशु, सिली मिस्टेक हिमांशु, सिली मिस्टेक, मैं कितनी बार बोलता हूँ आपको, आयोटा वाई है ना, हमें आयोटा का भी स्क्वायर करना होता है, वाई का भी स्क्वायर करना होता है। वो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फंडा लगा रहे हैं, अच्छी बात है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों को सेपरेट करोगे, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और 2xy आयोटा में ये माइनस का 2xy आयोटा ऐड हो जाएगा ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन। तो जहां तक दिख रहा था 4 आयोटा xy इज इक्वल टू 4 आयोटा, सिंपल है। अब यहाँ Yes, से sir. क्या कंक्लूड हुआ कि xy इज इक्वल टू 1, कंक्लूड नहीं हो गया? यस सर। अब तुम यार प्रैक्टिकली सोच लेते यार, अगर xy इज इक्वल टू 1 है तो क्या दो केस दिखे क्या, x 1 हो सकता है, y 1 हो सकता है, राइट, x माइनस 1 हो सकता है, y भी माइनस 1 हो सकता है। अगर वो तुम्हें ऐसे भी नहीं समझ में आए, तो चलो मैं एक दिखाता हूँ चीज तुम्हें। क्या ये xy इज इक्वल टू 1 का तुम्हें ग्राफ पता है क्या, ये बताओ। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं मेरे को ये बताओ पहले तो, क्या बोलते हैं ये कर्व, किसको रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शाबाश, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है।
Yes, sir. स्टैंडर्ड है, ये काम का है। एरिया अंडर द कर्व में जब भी y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 2/x, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। 1/x-1, 1/x-2, इस टाइप के ग्राफ मिलते हैं टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो उस टाइम में ये सारे ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनते हैं। ये जो 1/x वाले हैं वो तो कुछ इस तरह से दिखते हैं, 2/x, 3/x, 4/x सब एक जैसे दिखते हैं। 1/x-1 पता है क्या करता है, उसके डोमेन में 1 नहीं होता, तो ये ग्राफ थोड़ा सा कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये राइट साइड में खिसक जाता है। अच्छा, मैंने लॉजिक बताया था एक दिन, याद है क्या, कि -1 का उल्टा क्या होता है, याद है? Yes, sir. हाँ, +1। तो उसको कहाँ खिसकाते थे हम, राइट में या लेफ्ट में? राइट में ना। ये अभी 2-3 दिन पहले ही अपने डे 1 से शुरुआत हुई थी, उसी दिन तो बताया था रात को। Yes, sir. यस हाँ, सर। वही फंडा यार। तो ये ग्राफ बन गया। अब यार इनके बीच का तुम्हें क्या पूछा था उसने, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 Z2। अच्छा, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, यार ये इनके बीच का मिनिमम तो यही है वैल्यू। ये 1,1 है जो XY इज इक्वल टू 1 देगा, और ये -1 है। क्या XY इज इक्वल टू 1 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही? Yes, sir. यस हो सर। गया। इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और उसने भी एक्चुअली पूछा है डिस्टेंस बिटवीन Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, तो निकाल लो यार। क्या है इसका बीच का डिस्टेंस? 1 + 1 2, 4 + 4 8 आएगा रूट में। Yes, जी sir. सर। इनके बीच का डिस्टेंस √8 है और उसने पूछा था स्क्वायर, तो 8 इज द आंसर भाई, 8 आएगा। सही है। Yes, sir. यस सर। चलो फटाफट से देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाया था, देखो इसमें सिंपल सिंपल सा बताओ ना, तो तुम डायग्राम भी अगर बनाते ना तब भी आराम से बन जाता, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। ये 0 0, ठीक है। ये उसने फिर 2 बोल दिया, तो ये 2,0, फिर 5 भी बोला है। चलो ठीक है, ये 0,5 और ये 5 मान लो, 2,5। ये ऐसी कुछ स्टोरी दी थी, ठीक है। इसको नाम दे दो, ये O मान लो, ये A मान लो, इसको B मान लो, ये C मान लो, चलेगा? ऐसे दिए। Yes, sir. और उसने कुछ नाम भी दिए हैं, अपने से दिए क्या नाम? अपने से A B दे दिया क्या? चलो तो इसको चेंज कर लेते हैं यार, इसको P ले लेते हैं, Q और R, ठीक है। अब उसने बोला क्या, देखो A α,0 एंड B 0,B2, ठीक है। और वो कहाँ पर है, सच दैट द लाइन सेगमेंट AB डिवाइड्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। एक भाई यहाँ पर बोला है उसने, एक यहाँ बोला है, सही है, ऐसे दिया ना। ये 0,β दिया है और ये पॉइंट α,0 दिया है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल दिखा आपको? Yes, इसको sir. नाम दिया उसने, ये A है आपका और ये B है। ऐसे स्टोरी भी देख लो, सिंपल सा था, सिंपल सा क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल दे रहा है, उसको एक ट्रायंगल बना के बोल दिया कि उसको कुछ जो एरिया है ना वो इस तरह से रेशियो दे दिया 4:1। अच्छा, 4:1 का मतलब ऐसे दे दिया कि उसने, सोचना, एरिया बिटवीन OPQR, उसमें से ये उसने ट्रायंगल हटाने को बोला है, AOB, और उसका रेशियो दिया है रेक्टेंगल का ट्रायंगल से, ठीक है। क्या है, ऐसे बोला है कि उसने इसका रेशियो दिया तुम्हें 4/1, देख लो, Yes, sir. देख लो। उसने बोला है सच दैट कि सेगमेंट ए बी डिवाइड्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल को कुछ इस तरह से डिवाइड है, कुछ इस तरह से डिवाइड करा है कि इसका रेशियो और इसका जो एरिया है, इसका रेशियो, इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया, वो किस तरह से आ रहा है, 4:1 में आ रहा है। तो यार ये वाला एरिया निकालोगे, बड़ा वाला टिक देखना। अगर ये निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल वाले में से वो ट्राइंगल का हटा दो। क्या मैंने सही लिखा है न्यूमरेटर को? Yes, Yeah. sir. हाँ, अब इतना टफ काम नहीं था यार, जहां तक मुझे दिख रहा है ना। तुम रेक्टेंगल का एरिया तो बता ही सकते थे, ये बता दो रेक्टेंगल का एरिया, वो तो दिख ही रहा है, ये 2 और ये 5, 10 हो गया क्या? Yes, sir. बस हो गया, ये 10 है। अच्छा, AOB की बात करेंगे, अगर उस एरिया की बात करेंगे, तो यार ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो कंसेप्ट क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। अभी। कोई दिक्कत है? No, sir. Yes, no, sir. ये लो भाई, ये हमारा रिलेशन आ गया, क्वेश्चन खत्म। अब देखो उसने इतना बोला है कि फाइंड आउट क्या करना है, देन द मिड पॉइंट ऑफ AB लाइज ऑन ए एनी कर्व। मतलब क्या तुम्हें वो क्वेश्चन उसका बन गया क्या, लोकस का क्वेश्चन बन गया क्या उसके बाद में? Yes, sir. बना। और मिड पॉइंट बोला है उसने, इसका AB का। अच्छा, इसको मिड पॉइंट को कुछ S मान लेते हैं। अच्छा, जब भी लोकस की बात करते हैं तो क्या H, K नहीं लेते हम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
अब देखो इस कंडीशन से तो तुम्हें रिलेशन मिलता अल्फा इंटू बीटा का कुछ ना कुछ जुगाड़ मिलता, चाहो तो वो तुम देख लो क्या आ रहा है। ठीक है, अब हमें लोकस निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई में, तो हमारे पास अननोन कौन है, अल्फा बीटा, और इसको हम किस में कंडीशन क्रिएट कर दे, एच के में, राइट। लोकस का ऐसे तो कंसेप्ट होता है कि कोई कंडीशन मिलती है उसको हम जो अननोन्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर दो एंड कन्वर्ट इनटू एच कोमा के, ताकि हम रिप्लेस कर सके एच को एक्स से और के को वाई से, राइट। यही होता है ना मेथड उसका। Yes, sir. हाँ, तो तुम ये अल्फा बीटा तो तुम निकाल लो और मैं इधर से तुम्हें एच के दिखा रहा हूँ, एच के मिड पॉइंट है, तो क्या ऐसे दिखेगा, अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एच और बीटा बाई 2 इज इक्वल टू के, मिड पॉइंट थ्योरी। तो Yes, क्या यहाँ sir. पे तुम्हें अल्फा इज इक्वल टू 2h और बीटा इज इक्वल टू 2k का जुगाड़ मिला, Yes, sir. बस इसको पुट कर देना यहाँ पर। और अल्फा इंटू बीटा क्या है इतना, यहाँ से क्या है अल्फा बीटा, ये तो सॉल्व कर लोगे, 20/3 है, श्योर। अरे वही आया क्या, ठीक है फिर ये उठा के यहाँ रख देना, समझ गए। और चेक कर लोगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, किसी ने किया था एनीवन। सर 55 में बी हाइपरबोला लग आएगा, रहा था, मैंने तो हाइपरबोला लग रहा। 55 में बी आ रहा है, हाइपरबोला आएगा। सर डायग्राम बना लिए तो उसके बाद मैं आगे कर ही नहीं पाया। अरे तो ये स्टोरी क्यों नहीं पढ़ा, सच दैट लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देख मैं तेरे लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बोला ये जो एरिया है ना ये उसको इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो, और ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो 4:1 में, मतलब ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट थी यार इसमें, कि ये कैसे डिजाइन करोगे। तो उसके लिए आप ये क्वेश्चंस को ब्रेक कर करके क्यों नहीं पढ़ते आप लोग। देखो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। एग्जाम टाइम में ना तुम्हें कई बार लगेगा कि यार उसकी थ्योरी बहुत बड़ी लिखी हुई है, तो वो क्वेश्चंस भी कई बार आसान होते हैं, तो तुम छोटी छोटी चीजों पे काम करना, ब्रेक कर करके क्या करो, ठीक है ना। टुकड़ों को जितना ब्रेक करके पढ़ोगे ना, मैंने देखो इतना ही काम किया, फिर लास्ट में पढ़ा यार मिड पॉइंट ऑफ द ए बी लाइज ऑन, मतलब उसने लोकस की बात की और मिड पॉइंट थ्योरी का लोकस है, तो मैंने मिड पॉइंट निकाला यहाँ से, ये मिड पॉइंट थ्योरी लगा दी यहाँ पर, राइट। यस सर। चलो बढ़िया, ये वाला तो इजी था यार, ये तो तुम बना ही लोगे, कुछ नहीं करना था इसमें, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। सिंपल फंडा था कि इंटरसेक्ट L1 L2 एट द पॉइंट P एंड Q। तो यार भाई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें वो जनरल पॉइंट नहीं निकालने आते, एक को क्या करते हैं हम, लैम्डा के इक्वल ना, यस सर। Yes, sir. और लैम्डा के इक्वल कर लो और दूसरी लाइन को क्या करते, म्यू मान लो, कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो सिर्फ हम अपने एंड से कुछ मानते हैं। ये भी लो, यहाँ से एक P पॉइंट निकाल लेते जनरल पॉइंट, हाँ मैं आंसर भी बता दूंगा अभी देख के, ये Q पॉइंट निकाल लेते, क्या उसके बाद में वो PQ वाला जो डायरेक्शन रेशियो आता और ये जो गिवन डायरेक्शन रेशियो क्या वो पैरेलल नहीं आता, ये PQ डायरेक्शन और जो लाइन 3 के DRs है वो पैरेलल का कंसेप्ट लगा के क्या कर लेते इसमें, पैरेलल है, उससे आपको क्या मिल जाता कि वो जो रेशियोज की बात करते हैं ना हम, x1 जैसे उसका Yes, sir. a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 करके सिंपल सा फंडा था, लैम्डा और म्यू निकाल लेते, और लैम्डा म्यू आ जाता तो जहां तक मुझे पता है p एंड q आ जाता, और फिर उसने पूछा था देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन PQ, ये आपका आंसर था। इसका आंसर क्या आएगा 56 का, ए आएगा, ठीक है ना, Yes, हाँ sir. ए आएगा, बस साथ साथ ऑप्शन ए। यस यस करेक्ट करेक्ट, ए आएगा, पिछले वाले के टिक किया ना हमने, हाँ टिक कर रहा हूँ फिर भी मैं बता रहा हूँ ना, ए आएगा। चलो ये वाला बनाया होगा, बनाया ही नहीं बनाया भाई। अच्छा इस वाले ना, इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स में ये दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा की बात करता है और उनके फिर कंबाइन करके पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। उसने वेरिएंस भी नहीं पूछा आपसे, याद है क्या, तो पहले तुम Yes, क्या sir. निकालोगे, वेरिएंस निकालोगे, वेरिएंस अपना आएगा ना उसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, और फिर वहां से SD आता है तो वो कितना आता है, सिग्मा आता है, क्लियर है। अब तुम्हें कंबाइंड डेटा के लिए यार या तो क्या करो तुम, वो बड़ा सा फॉर्मूला होता है, या तो उसको मगअप करो, और अगर उसको मगअप नहीं कर सकते तो तुम्हें ना दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा को हम क्या निकालेंगे, एक्चुअली वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दो। 5.70 आया था, 1 सेकेंड लेट मी चेक,
कौन सा है? 57 है ना? 57 में ए आएगा यार, ए इज द आंसर। अब देख जैसे मान ले, मैं बता रहा हूँ, देखो आपका प्रतीक जैसे मान लो 5.7 आया था फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये चीजें देखो, इसी को बोलते हैं कि जो हम ना, जो भी हमारा आंसर आया उसको देख के हमें एलिमिनेट करना होता है ऑप्शंस को। आपका 5.7 आया, दैट इज मोर क्लोजर देन 5.85 एज कंपेरेटिवली अदर ऑप्शन। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके अगर 5.8 पे टिक कर देते ना, तो 4 मार्क्स मिल जाते, एक्चुअली 5 बच जाते। समझ डी गए? बिना टिक कर दिया हो। किसको टिक कर दिया था बिना देखे? डी बिना टिक कर दिया हो सर। ये तो देख, फिर वो तो यार उसके लिए, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स में दिमाग नहीं लगाना होता है। स्टैटिस्टिक्स में एक ही चीज चाहिए होती है कि तुम्हें फॉर्मूला कितना याद है और तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती है। और ये तो इसने मे भी ये पॉइंटों में इसलिए आ रहा है क्योंकि मे भी कैलकुलेशन ऐसे दे दी होगी, डेटा ऐसे दिए। मोस्ट ऑफली डेटा ऐसे डिजाइन होते हैं कि वेल परफेक्ट आंसर आए। समझ गए? अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला बता दो, थोड़ा सा एक रिवाइज करा देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा, समेशन एक्स आई स्क्वायर हाँ, डिवाइड में अपॉन n, एन ठीक है। और ये माइनस मीन का स्क्वायर। ओके, सिंपल फंडा है, मीन का स्क्वायर। मीन मतलब वही सिग्मा एक्स आई अपॉन एन में स्क्वायर। आप इसको चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ये कंप्लीटली हमारा मीन ही होता है। और ये कब यूज करते हैं? व्हेन ओनली नंबर्स आर गिवन, राइट, या ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। अगर फ्रीक्वेंसी आता है तो स्टोरी चेंज हो जाती है। क्लियर है? यस सर। Yes, इसके sir. अलावा एक और फॉर्मूला होता है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है व्हेन नंबर्स आर गिवन में। वो बताओ। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। कब यूज करते हैं वो? सर कब पता यूज चल करते जाता है सर, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है। हैं? फिर भी अभी मतलब, ऐसे एकदम याद तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन याद थोड़ी करता हूँ मैं, ऐसे याद तो नहीं आ रहा एग्जांपल। ठीक है ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ये हम तब यूज करते हैं व्हेन डेटाज आर बिग। अब याद रहेगा तेरे को हमेशा, हाँ सर, अब तो हो गया। ठीक है। ये कब यूज करते हैं? जब डेटा बहुत बड़े होते हैं यार। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने नंबर्स दे दिए ऐसे 73, 69, 68, 77, 85। तो तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मतलब तुम्हें ईच नंबर का स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। समझ में आया? तो तुम उन नंबर का स्क्वायर करने बैठोगे, मैं ये नहीं बोलता तुम्हें स्क्वायरिंग नहीं आता, ऑफकोर्स स्क्वायरिंग आता है, बट उन नंबर का स्क्वायरिंग करना, समझ रहे हो, चैलेंजिंग है वो चीज। फिर यहाँ भी देखोगे तो मीन, अच्छा बड़े नंबर है तो क्या मीन भी तो बड़ा ही आएगा, एवरेज ही तो होता है यस वो। सर। तो फिर तुम्हें वहां भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। तो बेटर क्या होता है कि तुम जब एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन बड़े हैं, मीन भी बड़ा है। तो जब बड़े डेटा में से बड़े डेटा घटाओगे तो एज कंपेरेटिवली कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिलेगा? छोटी वैल्यू आएगी, नहीं आएगी? जी सर। और फिर उसका स्क्वायर करना बेटर ऑप्शन। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? आप है ना, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है, ये कभी भी यूज कर सकते हो। इवन तो छोटे डेटा के लिए भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं सर छोटे डेटा के लिए फिर क्या करूंगा। बट जब लगे कि मेरा बहुत बड़ा डेटा है यार, 77, 87, 83 हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो फिर उस केस में कभी भी बेवकूफी मत करना, ये फर्स्ट फॉर्मूला लगा के याद रखना ये चीज। एज कंपेरेटिवली कैलकुलेशन सेकंड वाले में ज्यादा बेटर दिखेगी एज कंपेरेटिवली। अब 77 का यार बच्चे स्क्वायरिंग, अब मुझे ही पता है यार तुम स्क्वायरिंग कैसे पढ़ोगे, जो दूसरी तीसरी क्लास में सिखाया जाता है वैसे तो करते हो, या कुछ किसी किसी बच्चों ने चलो ट्रिक सीख लिया होगा। बट स्टिल बड़े डेटा में से बड़े डेटा घटाने के बाद स्क्वायरिंग करोगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। याद रखना ये चीज। आई थिंक ये बन गया होगा फिर कंबाइंड सिंबल डेटा का। ठीक है, इजी था, इजी था। बस इसमें पता है, ये इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। इसमें बस प्रॉब्लम ये थी कि या तो तुम्हें कंबाइंड डेटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो या तो रट्टे मार लेना, ठीक है। और अगर तुम्हें आई थिंक पता है, किसी को भेजना है स्क्रीनशॉट ग्रुप पे या कहीं भी कि कंबाइंड डेटा का फॉर्मूला सर भेज देना, अगर किसी के पास लिखा हुआ नहीं है तो। भेज देना सर। सर कल ही चलो, पढ़ाया था सर ने, पहले कब पढ़ाया था? कल ही पढ़ाया था सर ने, हर्षित सर ने। अच्छा अच्छा, कल ही पढ़ाया था, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। और एसडी निकालना है, ये ध्यान रखना। अगर नहीं भी पता ना, चलो मैं ये रिकमेंड नहीं करता यार कि तुम फॉर्मूला याद रखो, नहीं भी पता होता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। मीन, मीन के डेटा से क्या निकालना? सिग्मा एक्स आई, पहले डेटा से। दूसरे डेटा से भी एक्स आई निकालना, दोनों को ऐड कर देना। बस ध्यान रखना काउंटिंग चेंज हो जाती है। अगर जैसे मान लो यहाँ पर 15 डेटा है, यहाँ पर 15 डेटा है, तो काउंटिंग हमारी कंबाइन करने के बाद 30 डेटा हो गए। समझ गए? सिमिलरली यहाँ पर स्टोरी हो जाएगी, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मतलब पहले वाले वेरिएंट से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाला, दूसरे वाले से भी एक्स आई स्क्वायर निकाला, दोनों को ऐड कर देना।
अगर इनकेस फॉर्मूला याद नहीं है तो। और ये इजी था, बन गया यस सर, होगा। ये तो इजी था। हाँ, एपी वाला बन जाना चाहिए। देखो जो इजी थे वो बन जाने चाहिए थे। ये एक था यार, अच्छा था ये क्वेश्चन, ट्राई किया था। आधा तो बता नो दो सर। कम से कम। देखो ए बी सी डी इसने सब स्टोरी दी थी, तो तुम ये भी डिजाइन कर लेते यार। ए उसने दिया था आपको 0,1, ये मान लो ए। और ये ए बी क्या है पता है ना, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल है। तो तुम्हें मैं चलो ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। ये किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट है यार। जैसे ए क्या बोला है, 0,1, ये लो। तो फिर मतलब ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिक 0,2 नहीं हुआ। यस फिर सर। अच्छा बी क्या बोला है, इसका मिड पॉइंट है, बी ये है 1,1, तो फिर ऑटोमेटिक हो गया। सी ये क्या है 1,0, क्या तुम्हें दिख रहा है ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिक 2,0 हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। डायग्राम बन गया, सही है। मिड पॉइंट दिया ना उसने, देखो ए बी और ये सी किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट दे दिए। हाँ हाँ, आंसर चेक कर लेंगे यार। इसका आंसर आएगा, कौन सा क्वेश्चन है, 59। 59 में बी आएगा, 58 में सी था। 58 में तो सी था ना, फिर भी चेक कर लेना है। 58 में सी था, 76 आया था एपी वाले में। यस सर, आ गया था। हाँ, और इसमें क्या बताया मैंने 59 में, इट वाज बी। ठीक है, चलो देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। इतना काम होने के बाद देखो उसने बोला था एक ट्रायंगल है विद इन सेंटर एट पॉइंट डी। तो भाई इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट डी, वो जो डी पॉइंट है ना वो हमें निकालना इंपॉर्टेंट था यार, क्योंकि पैराबोला उसी से पास कर रहा है। तो मतलब सेटिस्फाई करा देते। समझ गए। अब डी कैसे निकालोगे यार, इन सेंटर का फॉर्मूला। इन सेंटर का फॉर्मूला याद नहीं था तुम्हें, कैसे निकालते हैं इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, ए x1 प्लस बी y1 प्लस c1 प्लस सी डिवाइड में ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी सॉरी सॉरी, x1 x2 x3, एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना अपन। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए y1 प्लस बी y2 प्लस बी y3 सी y3 और डिवाइड में ए प्लस बी प्लस सी। ये समझ में आया। ये ए बी सी वगैरह पता है क्या होते हैं, जैसे ये हमारा कुछ भी मान लो यार, जैसे इसको ए नाम दे दो, तो इसके सामने वाली लेंथ को क्या बोलते थे, ए बोलते थे। ट्रायंगल में याद है तुम्हें, अगर ये ए है तो उसके सामने वाली लेंथ ए, अगर ये बी है तो उसके सामने वाली लेंथ बी, और अगर ये सी है तो उसके सामने वाली लेंथ कितनी होती है, सी। ट्रायंगल में याद है स्टोरी। हाँ, तो ये जो ए बी सी है ना, ए बी सी, ये तो लेंथ है। x1 x2 x3, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो ए कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखते थे, x1 y1, बी को क्या लिखेंगे, x2 y2, क्लियर है। और सी वाला क्या हो जाएगा, x3 y3। अब ये वाले कोऑर्डिनेट भूल जाना यार, ये जो मिड पॉइंट वाले थे ना, मिड पॉइंट तो सिर्फ इसलिए था कि ट्रायंगल बन जाए प्रॉपर। तो अब ये वाले ए बी सी ना करके इसको कंसिडर कर लेना कि लेट से ये हमारा ए है, ये हमारा बी हो जाएगा, फिर ये हमारा सी हो जाएगा, काइंड ऑफ। क्लियर है क्या इस फॉर्मूले से सर इसमें तुमसे। इन सेंटर बताना सर, कहाँ पे होगा ट्रायंगल में? ट्रायंगल सर में रफली, रफली। ट्रायंगल में इंसेंटर तो अंदर ही होगा ना यार। सर मैं सर कंफ्यूज हो जाता हूँ सर इसमें, इन इसलिए सेंटर क्वेश्चन छोड़ मतलब, देता हूँ। अरे सुन सुन, इन सेंटर मतलब कैसे याद रखते हैं। इसका सेकंड लेटर क्या दिख रहा है तेरे को, एन। एन दिख रहा है। तो याद रखा कर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल में भी सेकंड लेटर एन आता है। याद रह जाएगा लॉजिक, यस सर। ऐसे याद रखा करो। सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर पता है सेकंड लेटर क्या आता है, आई आता है, आई आता है। और साइड यस में भी सर, क्या आता है, एस आई डी नहीं आता, आई नहीं आता। तो वहां पर क्या आता आता है है, सर। परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होता है वो। समझ में आया? यस सर। हाँ, और कौन सा बचा, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड में सेकंड लेटर क्या आता है, ई आता है। तो वहां पर एक्चुअली स्टोरी क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। देख लो मीडियन में सेकंड लेटर ई नहीं आता, जी सर। याद रख सकते हो। और बचा ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर पता है ना, फिर वो क्या होता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है वहां पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बचा ना फिर। समझ यस में आया? सर। मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो तुम, बस फंडा खत्म हो गया क्वेश्चन यार। इन सेंटर मिल जाता ना, देखो ए बी सी बढ़िया आसानी से मिल जाएगा यार। 0 से 2 का डिस्टेंस, ये दिख रहा है डिस्टेंस, ये 2 है, डिस्टेंस तो दिख गया, ये 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है। और ये जो हाइपोटेनस वाली डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 0 2 और 2 0 से, क्या 2√2 होगी। यस सर। हो गया, ए बी सी मिल गया, लेंथ मिल गया, तीनों के कोऑर्डिनेट पता है। ये देखो कैपिटल ए बड़ा सा लिखा है मैंने, ये बी और ये सी, बस x1 x2 x3 मिल गया। इन सेंटर आ जाता ना, उसके बाद में देखो वो जो पॉइंट है इन सेंटर वो डी है आपका।
और वो पासिंग थ्रू कहां पर बोला है, बस पास कर देते पैराबोला से, बन जाना चाहिए था ये क्वेश्चन। ठीक है, सर वो ABC के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे वो समझ नहीं आ रहा। एबीसी के कोऑर्डिनेट का कौन से, अच्छा वो ट्रायंगल कैसे डिजाइन करना था, ये वाला कैसे लिखा, मैं दोबारा बताऊं। हाँ सर ये नहीं समझ में आया। मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट देख, एक एक कोई ट्रायंगल है, तो ऐसे सोच, कोई एक ट्रायंगल है, उसका उसने एक मिड पॉइंट दिया 0,1, ठीक है। अब 0,1 मतलब यही आएगा, ये मिड पॉइंट है। तो तुम सोचो यार 0,1 मिड पॉइंट है, तो फिर ये ऊपर वाला कितना होगा, 0,2 होगा, तो ये नीचे वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया, 0,0 नहीं हो गया, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट थ्योरी। वैसे ये देख, मतलब ये क्या है, बी 1,1 है, चलो 1,1 भी दिखा, अब 1,1 पता है ना यहाँ मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सी 1,0 है। अगर ये 1,0 दिया है उसने और ये इसका मिड पॉइंट है, तो 0,0 और ये 1,0, तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, 2,0 ना, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं यार। और ये जो 1,1 है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है, आ तो रहा है, 0,2 और 2,0 का मिड पॉइंट 1,1 ही होता है, तो ये ट्रायंगल बन गया, ये कैपिटल ए मान ले, ये बी, ये सी। अब तुम्हें चाहिए था लेंथ, तो ये लेंथ एकदम खुली आंखों से दिख रहा है, 0,0 से 2,0 का बीच का लेंथ 2 होता है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, 0,0 से 0,2 का बीच लेंथ 2। अच्छा ये लेंथ निकालेगा, तो उसके लिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का कंसेप्ट, 0,2 और 2,0 के बीच का डिस्टेंस, क्या वो 2√2 नहीं होगा, हो गया। ए के सामने वाला लेंथ ए, बी के सामने वाला लेंथ बी, और सी के सामने वाला लेंथ सी, ये स्मॉल ABC आ गए। ए वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x1 y1, बी वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x2 y2, जो 0,0 है, हेल्प करेगा। सी x3 y3, बहुत सारे तो इसमें 0 है यार, बस अब फॉर्मूला लगा देता, इन सेंटर का फॉर्मूला, ठीक है, यस क्लियर। सर। चलो 60 वाला देखो, मैं फटाफट बताऊंगा, इसमें एक ही टास्क था, गॉफ ऑफ -4। अब देखो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में एक पहली खास बात, कि तुम्हें गॉफ नहीं बनाना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी इनपुट आउटपुट की बात वाले क्वेश्चन आए ना, कभी भी गॉफ मत क्रिएट करो यार। ये गॉफ ऑफ 4 का मतलब ऐसे कि जी के अंदर f(4) निकालो, तो तुम पहले f(4) निकालना, फंक्शन से f(4) निकालना। अब 4 कैसे निकालोगे, मान लो 4 है ग्रेटर देन 0, तो इसमें ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन यूज होगी। -4 कहाँ आता है, लेस देन 0, इसमें पुट कर देना, और फिर वहां से जो आउटपुट आएगा, मतलब एक्चुअली इनपुट वाज 4, ठीक है, f(4) तुम्हें क्या देगा, आउटपुट। वो जो f(4) आउटपुट आएगा वो g के लिए किसका काम करेगा, एज ए इनपुट का काम करेगा, तो फिर g में पुट कर देना। ये लास्ट में रिजल्ट तो देखो ऐसे भी आराम से निकल जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें पता है क्या थी, कि उसमें g में अननोन थे, k1 k2 दिख रहा है क्या, अननोन। यस सर। जब तक k1 k2 नहीं मिलता ना, हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो यार उसके लिए उसने एक चीज बोली थी कि गॉफ इज डिफरेंशिएबल, गॉफ इज डिफरेंशिएबल। अच्छा गॉफ डिफरेंशिएबल है मतलब समझ गए, पहले हमें f(x) को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, फिर गॉफ को कंटिन्यूस सोचेंगे, समझ में आया? या फिर ओवरऑल सोचेंगे। हाँ तो तुम्हें डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ऑलरेडी वो क्या है, कंटिन्यूस भी है, कहां पर, 0 पे। हमेशा ध्यान रखना फंक्शन जब भी डिफरेंशिएबल आएगा, दो अननोन 100% रहेंगे, जैसे k1 k2, क्योंकि उनके लिए दो कंडीशन चाहिए, और वो दो कंडीशन कौन सी होती है, कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी की। तो यार बना लो, बहुत सिंपल था, क्रिएट मत करना इसमें। सिंपल सी कंडीशन बना के दिखाऊं कि मेरे को 0 पे चेक करना है, तो मैं पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन बना रहा हूँ, LHL RHL, समझ गए, 0 पे है तो 0 माइनस 0 प्लस, क्लियर है, ऐसे ही बनाते ना। और किसकी बना रहे, गॉफ की बना रहे, तो तुम्हें पहले क्या करना था, f के अंदर 0 माइनस रखो, f तुम्हारे सामने है, इसमें 0 माइनस रखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली रखते यार, डायरेक्टली रखते, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है। मैंने उस दिन भी बोला था, जब हमारा डिवीजन शेड्यूल होता, कि यार जब भी नॉर्मल फंक्शन हो जिसमें ग्रेटेस्ट ना आए, फ्रैक्शन पार्ट ना आए, समझ गए, कुछ ऐसे फंक्शन ना आए ना, तो तुम डायरेक्टली 0। अच्छा एक बात बताओ, 0 + h रख के भी तो तुम h को 0 रखते हो ना, यस सर। है तो 0 ही ना, कौन सा तीर मार लिया हमने, 0 ही है वो। 0 माइनस h रख के भी तो 0 ही रखेंगे, तो डायरेक्टली 0 पुट करो ना यार, इसमें 0 रखो, कितना बना, -3, तो ये बना g ऑफ -3, ये लो, इसमें 0 रखोगे तो क्या बना, 1, ये g ऑफ 1 हो गया। कोई डाउट है, यस सर। हो गया। अब g ऑफ -3 कहां से निकालोगे, देख लो,
कौन सी वाली कंडीशन में तुम्हें -3 दिख रहा है? लेस देन 0 में आएगा ना, तो डायरेक्टली रखो, डायरेक्टली बिंदास। -3 का स्क्वायर 9, फिर -3k1 और इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू किसके आएगा वो? पहले हम कंटिन्यूटी की बात करें ना, कंटिन्यूटी Yes, किसके इक्वल आएगा? नीचे वाले के इक्वल आएगा। समझ में आया? अरे एलएचआर Yes. तो इक्वल भी तो करेंगे। अच्छा 1 रखो, 1 किस में आएगा? ग्रेटर देन 0 में, तो यहाँ भी बिंदास 1 रखो, डायरेक्ट 1 रखो, तो कितना हो जाएगा? 4 + k2। एक कंडीशन तो इन दोनों को इक्वल करनी थी। ये कौन सी कंडीशन बनाई है मैंने? कंटिन्यूटी की। अरे एलएचएल आरएचएल सेम होंगी तभी तो कंटिन्यूस होगा ना। जी सर। दूसरी कंडीशन कहाँ बनाते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने उस दिन बताया था कि तुम क्या करो, क्या करो? डिफरेंशिएशन ना, बस डिफरेंशिएशन कर लेते यार। समझ में आया कैसे बनाना था? अरे डिफरेंशिएशन सीधे होते हैं यार, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं आता, के एक्स का नहीं आता, k2 कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाता, 4x का डिफरेंशिएशन नहीं आता। समझ में आया? आता सर। हाँ, तो ऐसे डायरेक्ट कंडीशन बनाते, उससे तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाता? k1 k2 इजीली मिल जाता। तो पहले k1 k2 आता ना, उसके बाद में फंक्शन डन। अरे प्रॉब्लम इसमें f में नहीं थी, प्रॉब्लम इस g में ही थी। यार उसमें k1 k2 नहीं दिया जानबूझ के, वरना गॉफ ऑफ -4, गॉफ ऑफ 4 तो बच्चा बच्चा निकाल देता। अगर वो डायरेक्ट पूछता तो वो तो फंक्शन का क्वेश्चन हो गया, फिर वो डिफरेंशिएबिलिटी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट हो गया अभी तो। सर डिफरेंशिएट करने में मतलब पहले पहले उसको डिफरेंशिएट करना है, लेस देन x 0 वाले को और ग्रेटर देन 0 वाले को इक्वेट करना है, फिर दोनों को डिफरेंशिएट करके। हाँ, ओके सर। 0 + 0 - h मतलब तुम्हें पता है यार वो क्या ही देगा, e⁻x में क्या ही डिफरेंशिएशन होगा। समझ गए? सर अच्छा, बी आएगा ना? यस सर। हाँ मैथमेटिक्स का बनाया था ये तो। ये था सर, ये Yes, था। sir. यस सर, इसमें भी डी आ रहा है। अच्छा ये आंसर बताने तो भूल गया यार, मेरे को अभी याद है। ये पिछले वाले में 8 बताया था, इसमें क्या था? 60 वाला था ना, 60 में डी आएगा, 61 में भी डी आएगा। ओके 60 में डी आएगा, चेक कर लेना, 61 में भी डी आएगा। हाँ मैथमेटिक्स वाले में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। देखो फिर भी मैं बताता हूँ, उसने क्या बोला था? सी एंड एस डू नॉट कम टुगेदर। जहां तक मुझे दिख रहा है मैथमेटिक्स की स्पेल में सी और एस एक ही बार है, तो ये टुगेदर नहीं होना चाहिए, कभी भी साथ नहीं आना चाहिए। तो तुम इसको क्या करते? टुगेदर माइनस नेवर कम्स टुगेदर, ये भी तो कर सकते थे। यस सर। ये लो, हो गया क्वेश्चन, खत्म बात। नहीं हो जाता टुगेदर? अच्छा सॉरी, टोटल not माइनस come टोटल together। माइनस अरे 1 सेकेंड, डू नॉट कम टुगेदर ना, टोटल माइनस टुगेदर। हाँ हाँ चेंज कर दिया, अरे मैं चेंज कर दूँ, चिंता मत करो। साथ होंगे तो इस मेथड से बताते, हाँ बताएंगे प्रतीक। देखो टोटल तो निकाल लिया होगा, माइट भी सबको देखो काउंट कर लो यार, फिर भी मैं टोटल बता देता हूँ। चलो अब सुन ही लो, जब पूरा कर ही ले तो भागना मत। मैथमेटिक्स में कितने लेटर है यार? 4 2 6 11 5 12 है क्या? तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड में रिपीटिशन, रिपीटिशन देख लो, 2m है, और कौन है? 2a 2t, और भी है क्या कुछ? नो सर। नो सही है, सर थोड़ा देख लेना यार कुछ रह गया तो। अच्छा टुगेदर का बताता हूँ, देखो प्रतीक बोल देखना। टुगेदर टुगेदर कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड। टुगेदर मतलब किसको बिठाना है? सी और एस को बिठाना है, तो इसको भाई एक बॉक्स में बना ले और इसको 1 यूनिट कंसिडर कर लिया अगर। समझ गए? क्योंकि इसको तो साथ में बिठाना है भाई, जहां भी जाएंगे साथ में बिठाएंगे। और इसके अलावा बचे कितने टोटल? कितने? 11 लेटर है, तो 11 में से 2 यूज कर लिए, बचे हुए हमारे पास 9 लेटर है, वो आपस में कैसे भी सफल कर सकते हैं मतलब। तो एक्चुअली ओवरऑल पैकेज में कितने हो गए? 9 लेटर प्लस 1 यूनिट, 10 यूनिट। अब हमें बिठाना है 10 लोगों को, समझ गए? 10 स्टूडेंट मान ले, 10 लोगों को बिठाना है। अब 10 लोगों को 10 फैक्टोरियल तरीके से नहीं बिठाते, यस सर। बिठाते। फिर ध्यान रख, अब ये 10 में पता है, 10 में जहां भी सफल हुआ ना, मतलब ये यूनिट कहीं भी गया, जैसे मान ले ये एम आया, फिर उसके बाद में सी एस आया, ये जहां भी जाएगा ना ऐसे पैकेज में जाएगा हमेशा। चाहे स्टार्टिंग में भी जाएगा तो सी एस पहले आएगा, फिर आगे के लेटर आएंगे, इस टाइप से स्टोरी। कहीं भी जाएगा एकदम से 1 यूनिट कंसिडर होके जाएगा। बट ये सोच कि ये तो 10 लोगों का अरेंजमेंट तो ठीक है, बट यार सी और एस भी तो आपस में सफल होके बैठ सकते हैं ना। ये Yes, कहाँ sir. बोला कि पहले सी आएगा या एस आएगा? तो उन दोनों के लिए फिर 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, हाँ उनका भी अरेंजमेंट। और डिवाइड में इफ रिपीटेशन आर देयर तो वी हैव टू डिवाइड। तो रिपीटेशन तो वही लॉजिक है यार, कौन कौन था? 2a था, 2t था, 2m था, वो जो भी था ना उसको डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया?
जी सर। यस सर। स्ट्रिंग मेथड बोलते हैं ना इसको। अब आप लोगों ने पता नहीं कौन सा नाम सुना होगा, मैं तो बच्चों को स्ट्रिंग मेथड बताता हूँ कि यार साथ में बिठाना है स्ट्रिंग मेथड यूज कर लो, गैप में अलग अलग बिठाना है गैप में यूज कर लो। और ये एक बात याद रखना, अगर अगर क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि नो, जैसे मान लो देर आर लाइक 5 बॉयज 5 गर्ल्स, तो उसमें आ जाता है कि नो 2 बॉयज कैन सिट टुगेदर, तो इसका मतलब वहां पर टोटल माइनस टुगेदर लगाते हैं या गैप मेथड लगाते हैं? सर गैप मेथड। सर इसमें भी तो लगा सकते थे गैप मेथड, किसमें इस वाले क्वेश्चन में भी। लगा सकते हो? मैं मना कहा हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं। गैप मेथड के लिए देखो है, पहले गैप ढूंढो, गैप में बिठाओ, फिर उनको 2 तरीके से बिठाओ, फिर बचे हुए लोगों को शफल कर दो। समझ गए? यस सर। हाँ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर वहां पर ऐसे पूछा होता कि ऑल बॉयज नेवर कम्स टुगेदर, तो फिर क्या टोटल माइनस टुगेदर लगाते? यस सर। यस। समझ गए ना? सारे लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, कोई 4 तो बैठ सकते हैं, 3 तो बैठ सकते हैं। तो कई बार बच्चे ना, उनमें भी गैप मेथड लगाने चाहिए। गैप मेथड की पहचान है, देखो गैप मेथड की पहचान क्या होती है कि नो, ये एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। समझ गए ना? ये जब लग जाता है ना, तो समझ जाना कि अब गैप मेथड लगाना है। समझ में आया चीजें? यस सर। यस सर आ गया। ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? रिवाइज कर लेना नोट्स। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग था यार, ये मेरे को बहुत बताने का मन था कि बताऊंगा। ये इस टाइप के ना, इस टाइप के मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये जेई में ना 22 में या 21 के आसपास देखना यार, जब थे ना 22 या 21 में 2-3 शिफ्ट में ना सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, अलग अलग टाइप से। एक में जैसे कॉट इनवर्स करके दे दिया, जैसे तुम्हारे एग्जाम में आया था। एक है ना, इसी क्वेश्चन को उसने कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करके लिखा था, ऐसे बहुत सारे डॉट डॉट करके। समझ में आया? तो तुम्हें जब यस सर। कोसेक इनवर्स वाले जिस शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, जिस शिफ्ट में भी कोसेक इनवर्स आया था, तो एक्चुअली समेशन में कोसेक इनवर्स का कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने, कभी नहीं पढ़ा यार पास्ट में। तो तुम्हें क्या Yes. करना था उसको, तुरंत है ना, तुरंत किस में कन्वर्ट करना था उसको? tan Tan. इनवर्स में कन्वर्ट। तो जब तुम tan इनवर्स में कन्वर्ट करते ना, तो ये वापस से क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कॉट इनवर्स दिया, मैं तुम्हें उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। कॉट इनवर्स अल्फा को तो इग्नोर करो यार, ये राइट हैंड साइड को तुम इग्नोर करो, ये तो लास्ट का पार्ट है, कंपैरिजन का पार्ट है। पहले जो उसने दिया वो क्या दिया है, कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8। तो क्या इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे? यस सर करें। यार, पिछले Yes, sir. क्वेश्चन के आंसर बताना भूल गया मैं, कौन कौन से रह गए थे अपने? 63, 62 में सी, 61 में डी, 62 में सी, चेक कर लेना यार ये सब, ठीक है ना? 62 में सी, 61 में क्या बोला मैंने? डी एस एस का। 61 में डी। अच्छा, ए कैसे टिक कर दिया हमने? 61 में डी, ठीक है। कोई रह जाएगा तो कोई बात नहीं, कल सुबह तक तो आंसर किया ही जाए। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करें, पहला काम क्या होता है इसमें? अच्छा, उसने खास बात दे दी भाई, अप टू 100 टर्म्स तक है, तो कोई बात नहीं। 63 में 1 आया, चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे 63 में ना। हाँ, ए आंसर आएगा भाई, बढ़िया। किसी ने किया था ये? यस सर हो गया था। हो गया था। इंटरेस्ट, बढ़िया क्वेश्चन था यार ये। यस सर tan सफिशिएंट इनवर्स सीरीज में, वाला। हाँ tan इनवर्स में चेंज करना 1/2, फिर tan इनवर्स में 1/8। ये वो समेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, समेशन ऑफ है ना, आईटीएफ में लास्ट में आते हैं समेशन ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन। तो इसमें इसमें क्या होता है, सिग्मा टी एन ढूंढना होता है पहला काम, या टी आर मान लो, जैसे भी तुम्हें स्ट्राइक हो, ठीक है। टी आर मतलब वही जनरल टर्म ढूंढना। तो tan इनवर्स ये किस तरह से चेंज हो रहा है? क्या ये 1/2r² से चेंज नहीं हो रहा? यस सर। हाँ, अब इसके बाद इसको पता है एक्चुअली इसका वर्किंग रूल क्या था? मैं तुम्हें वर्किंग रूल फिर से ही बात कराता हूँ कि जब भी tan इनवर्स में आपने कन्वर्ट कर लिया, इसका वर्किंग रूल ऐसे काम करता है कि डिनोमिनेटर में पहली बात यहाँ 1 होना चाहिए। अगर इनकेस नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे, कुछ ऐड करना, कुछ सब्ट्रैक्ट करना, राइट? और फिर उसमें आगे जो टर्म्स होती है ना, कोई भी टर्म्स होती है, उनको हमें 2 फैक्टर में क्रिएट करना होता है, लाइक एक्स और वाई, 2 फैक्टर में हमें ब्रेक करना होता है। और वो इस तरह से डिजाइन करो कि उन्हीं का सब्ट्रैक्शन हमें ऊपर दिखे, उन्हीं का सब्ट्रैक्शन हमें ऊपर दिखे, इस तरह से डिजाइन करना होता है। क्लियर है? ताकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी का फंडा नहीं बन गया? कौन सी यस प्रॉपर्टी? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फंडा नहीं बन गया? यस सर भैया। वेल डिजाइन क्वेश्चन था ना इस तरह से। अब इसमें पता है बच्चे क्या करते हैं, +1 -1 डायरेक्टली करते हैं, फिर वो मैच नहीं होता। इसमें एक्चुअली क्या करना था पहले? एनीवन
क्या करते हैं इसमें? वरुण किया था आपने? सर ये क्लिक नहीं हुआ था एंड में यहाँ पे। चलो मैं फिर बता ही देता हूँ ना, बहुत से बच्चों को नहीं होगा। इतना आने के बाद मैं तुम्हें गलती दिखाता हूँ। इतना आने के बाद बच्चे क्या करते हैं, सर वो वन ऐड करना, वन सब्ट्रैक्ट करने वाला कंसेप्ट पड़ा होता है। तो चलो मैंने वन ऐड किया, वन सब्ट्रैक्ट को, फिर इसके फैक्टर भी निकाल देते हैं बच्चे, क्योंकि ये तो वन तो प्रॉपर्टी की डिमांड होती है। वो 2r² - 1 के फैक्टर भी निकाल देते हैं, √2r+1 और √2r-1, राइट। और हम क्या बोलते हैं कि उन्हीं दोनों के सब्ट्रैक्शन ऊपर होना चाहिए। तो तुम्हें पता है इन दोनों का अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर ऊपर तुमने सब्ट्रैक्शन में लिखा, तो ये एक्चुअली तुम्हें क्या दे देगा सब्ट्रैक्शन के बाद? 2 दे देगा। स्क्रीन दिख रहा है प्रतिष्ठा? स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है ना यार? यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा नेट चेक कर लो यार अपना। ठीक है, अब देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन में एक्चुअली 2 दे रहा है। इट वाज 2 था क्या? नहीं था ना। तो ये खास बात है यार, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं कि यार ये 2 कैसे। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, सर 2 तो बनाना है, ये लो हाफ से मल्टीप्लाई। अरे भाई यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करने का क्या सीन रहेगा? यहाँ हाफ थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, बाहर नहीं मल्टीप्लाई होगा, वो पता है ना, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई multiply करेगा। होगा। तो फिर वो फंस जाता, क्वेश्चन फंस जाता कंप्लीटली। और तुम एक बार दिमाग में सोचो, अगर हमारे √2r+1 भी नहीं होते, 2r+1 2r-1 होते, तब भी सब्ट्रैक्शन में 2 ही आता। 4r+1 4r-1 होते, तब भी सब्ट्रैक्शन में 2 आता। इसका मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन में पहले 1 ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, एक्चुअली पहले इसको क्या करना था? 2 से 2 से मल्टीप्लाई। multiply, 2 से divide, मतलब पहले इसको 2/4r² बना देते। ये क्लिक करना था यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर ये क्लिक हो जाता ना जिन बच्चों को, ऐसे मान लो आगे क्वेश्चन इजीली बन जाता हो। अब तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, सिग्मा tan इनवर्स 2 तो रहने दो, और नीचे 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो 4r² - 1 के 2 फैक्टर होते हैं, नहीं होते? होते हैं सर। तो मैं उसी को लिख रहा हूँ, 1 + 2r+1, और दूसरा क्या आता है 2r-1। अब देख लो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी 2 आता है, नहीं आता क्या? तो ऐसे ना प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब इसको मैं डायरेक्टली क्या लिखता बिंदास, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y नहीं लिखता? जी सर। स्प्लिट कर देते। स्प्लिट करने के बाद कुछ नहीं करना था यार, सिर्फ सिग्मा ओपन करना है। 1 से लेके अगर उसने 100 बोला है तो 100 पुट कर देना है ऐसे। और डायगनली तुम्हें पता है ना वो कटने स्टार्ट हो जाते हैं। ये लॉजिक ऐसे होता है, डायगनली कटता है, राइट। क्या इसके Yes, बाद sir. 1 बस 100 तक पुट करना था, लास्ट में 100 पुट कर लेते हैं जो। और बचेगा क्या, 2 ही टर्म बचेंगे यार। अगर यहाँ पर लग रहा है मेरे को फर्स्ट वाला बच रहा है, तो यहाँ सेकंड वाला बचेगा। अगर इस तरह से कट रहा है, समझ गए, अगर ऐसे कट रहा है तो अगर यहाँ सेकंड बच रहा है तो वहां फर्स्ट वाला बचता है। और कई बार है ना ऐसे क्वेश्चन में ऐसे खास बात होती है कि जैसे मान लो डॉट डॉट करके यहाँ पर 100 ना होके इन्फिनिटी होता। और कई बार तुमने नोटिस किया क्या कि जब r=1 रखता हूँ तब भी नहीं कटता, 2 पे भी नहीं कटता, और मैं 3 पुट करने स्टार्ट करता हूँ ना तब कटता है। कभी Yes, देखे sir. ऐसे क्वेश्चन? हाँ मतलब मैंने बहुत कराया बच्चों को कि यार पहले 2 टर्म में नहीं कटता, ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड और फोर्थ में फिर वो कटने स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से। जैसे मान लो ये वाला टर्म यहाँ कटता है, ये वाला यहाँ कटता है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 2 टर्म तो लिखते हैं कि सर 2 टर्म बच गए, बट वो ये ध्यान नहीं देते कि यार जब स्टार्टिंग में 2 बच रहे हैं तो फिर एंड में भी तो 2 टर्म बचेंगे। और वो डॉट 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 करके पता है इन्फिनिटी तक जाता है। तो एक्चुअली tan इनवर्स इन्फिनिटी 2 बार आता है, तो मतलब π/2 कितनी बार आता है? 2 बार। कह रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्वेश्चन देखे हैं मैंने तो ऐसे इन्फिनिटी तक के बनते हैं क्वेश्चन। ये तो ऐसे मान लो इसने cot इनवर्स अल्फा करके तुम्हें थोड़ा शॉर्ट कर दिया, 100 तक का जुगाड़ दे दिया, और लास्ट में यार उसको थोड़ा सा ना cot इनवर्स में कन्वर्ट करके कंपैरिजन करना था, राइट। यस सर। चलो तुम्हारा टाइम तो वैसे हो गया यार, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं था यार, ये एसेंट्रिक एंगल दिया था, तुम इसमें सरकम सेंटर निकालते ना, वही तीनों के कोऑर्डिनेट मान लेते, ठीक है। और एसेंट्रिक एंगल है और तुम्हें पता है ना वो एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना होता है। तो एक पॉइंट को अल्फा में ले लेते, एक पॉइंट को तुम बीटा में ले लेते, और एक पॉइंट को किस में ले लेते, गामा में ले लेते। इसका आंसर 64 में सी आएगा, 65 में बी आएगा, ये सी आएगा भाई, और इसमें बी आएगा। बी नहीं बताऊंगा यार, इजी था। क्या ये प्रोजेक्शन नहीं आता निकालना? सबसे ज्यादा यही था Yes, सर। sir. हाँ ये तो आना चाहिए। और इसमें कुछ नहीं था यार, PQR ये लिखते हैं ना अल्फा बीटा गामा में। अब तुम्हें पता है ये जो इलिप्स है, ठीक है, इसका तुम्हें वो पता है ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, बताओ।
ए कॉस थीटा, थीटा मतलब अल्फा, फिर बी कॉस बीटा, जो भी एंगल है ना अल्फा। एक बार ऐसे लिखते, ये मैं पी के लिए लिखा, तुम सिमिलरली क्यू के लिए लिख देते, आर के लिए लिख देते, बस एंगल चेंज कर देते अल्फा बीटा गामा। उसके बाद सरकम सेंटर निकाल के तुम क्या करते, वहां से सेम स्टोरी, x1, ये x1 कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेते, y1 कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेते, z1 तो है ही नहीं 2D है, तो उसको ऐड कर लेते। वहां से तुम दोनों में से क्या निकालते, जो साइन अल्फा वाले पार्ट, ठीक, अरे इसमें दोनों लिख दिए मैंने कॉस में, एक साइन आएगा ना, ठीक है, पैरामेट्रिक कॉस और साइन, तो साइन वाले कॉस वाले दोनों को ऐड करके स्क्वायरिंग करके तुम जब सॉल्व करते तो तुम्हें ये वाला पार्ट मिल जाता। समझ गए, आसान था बट करना ट्राई। हाँ ये एक सुन लेना यार, जाना नहीं है, कहाँ जा रहे हो, सर की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई ना, अभी तो टाइम है। 8:30 होगी सर। हाँ तो घर पे बैठे यार, घर पे कोई नहीं, ऑफ करके आराम से खाते रहना, पढ़ते रहना। अरे ये फिर रह जाएगा यार मेरा, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्या ये बताने की जरूरत है, नो सर। नो सर। ये बन गया होगा ना। फिर भी डोंट वेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कल 3 से 5 आना, तुम डिफरेंशियल इक्वेशन में पक्के हो जाओगे, चिंता मत करो, कल हो जाएगा आराम से ये वाला कवर। तुम ये वाला क्वेश्चन बताओ, बना था? नो सर। अरे यार No, ये sir. क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना यार, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। देखो एक सेट सर दिया, आधा बना। सुनना सुनना सुनना, अब सुनना तुम, ठीक है, ये एक सेट दिया, उसने बोला है कि उसमें से 2 सबसेट सेलेक्ट किए। हाँ हाँ मैच कर लेंगे आंसर्स, देखो आंसर की बाद में बात करेंगे, एक सेकंड रुको। 2 सबसेट है ए और बी मान लो, उसने बोला है हैव एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। मतलब भाई अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन करूं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 2। 2 होने चाहिए। तो अब देखो पहली बात करते हैं हम सबसेट की। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने पहले पकड़ा 1, मैंने किसको पकड़ा पहले, 1 एलिमेंट को। अच्छा एक बात बताओ, 1 वाले के पास क्या क्या चॉइस है, लाइक वो या तो ए के पास जा सकता है, वो बी के पास भी तो जा सकता है ना। अरे सबसेट है ना, सबसेट का मतलब क्या होता है, उसके उसके टुकड़े ही तो होते हैं ना। अच्छा वो दोनों के साथ भी जा Yes, सकते हैं, ये भी तो सोचो। और फिर वो किसी के पास भी ना जाए, नन ऑफ देम। ये मेरे पास मतलब मैंने क्या लिखा है, पहला जो 1 एलिमेंट है उसके पास कितनी चॉइस है, एक्चुअली देयर आर 4 चॉइसेस फॉर 1। क्या मैंने सही बोला, 1 जो एलिमेंट है सर। उसके पास 4 तरीके से जा सकता है, वो ए के पास जा सकता है, बी के पास जा सकता है ओनली करके, या फिर दोनों के पास जा सकता है, या फिर नन। मैं इंटरसेक्शन की बाद में बात करूंगा, मैं पहले सैंपल स्पेस की बात करूं, टोटल केस। तो सिमिलरली 2 के पास भी तो 4 चॉइस है, अरे 2 के पास भी तो यही है ना कि वो ए के पास भी जा सकता है, बी के पास भी जा सकता है, दोनों के साथ चला गया, सबसेट में आ सकता है, सबसेट में आ सकता है, वो बाद में ढूंढेंगे, फेवरेबल केसेस हम बाद में ढूंढेंगे। 3 के पास भी 4 है, 4 के पास भी 4 है, 5 के पास भी 4। तो क्या मैं सैंपल स्पेस ऐसे लिख दूं, एन ऑफ एस, क्या 4 to the power 5 लिख दो, क्लिक हो गया, क्या बोला मैंने? नो सर, एक बार बता दो सर। अरे देख, पहले पहले ये कंडीशन छोड़, तू एग्जैक्टली 2 एलिमेंट की कंडीशन छोड़, पहले ये सोच कि उसने क्या बोला है, ये 2 एलिमेंट की कंडीशन छोड़, उसने बोला है इसमें से 2 रैंडमली सबसेट सेलेक्ट किए, 2 सबसेट सेलेक्ट किए। तो तू सबसेट कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकता है, सबसेट का मतलब क्या होता है, उसमें से टुकड़े ना। यस सर। अच्छा सोच, ए वाले में मैंने 1 ले लिया और बी वाले में मैंने 1,2 ले लिया, क्या ये दोनों उसके सबसेट नहीं है क्या? हाँ सर। तो yes, sir. मतलब 1 दोनों के पास गया ना, गया ना दोनों के पास। अच्छा Yes, मान sir. ले मैंने एक में 1 में से मैंने इसको 3 उड़ा दिया होता, तो सोच अब 1 क्या, सिर्फ बी के पास गया। जी सर। हाँ और अगर मान ले मैंने यहाँ से 1 गायब कर दिया होता, एक में 3 है एक में 2 है, सबसेट ही है। अब 1 किसी के पास गया क्या? नो सर। नहीं गया, बट No, है तो sir. सबसेट ही ना। तो यस सर। हम क्या यस। सोच रहे हैं कि, हाँ हम क्या सोच रहे हैं कि ए और बी के पास, ए के पास जा सकता है, अकेले बी के पास जा सकता है, दोनों के पास जा सकते हैं, हर एक एलिमेंट के पास चॉइसेस है यार। मतलब जैसे मान लो यार कि मान लो तुम्हारे गांव में 2 शादियां हैं एट ए टाइम, होती है कई बार कि सर यहाँ से भी इनविटेशन आया, यहाँ से भी इनविटेशन आया, आता है कई बार, होता है सर्कमस्टांसेस जब शादियां बल्क में होती है ना गाँव में या कहीं भी, तो ऐसे मोहल्ले में या आस पड़ोस में 2-2 शादियां होती है, तो तुम्हारे पास चॉइस होती है कि खाने की, नहीं होती, होती है होती है ना। सर। घर कोई नहीं रुकता, झूठ मत बोलना, घर तुम में से कोई नहीं रुकता, ठीक है, मैं सबको जानता हूँ, ठीक है, खाने तो तुम सबसे पहले लाइन में पहुंच जाओगे, 3 इडियट तो वैसे ही देखे तुम लोगों ने, पहुंचते हो ना। तो Yes. तुम्हारे पास चॉइस क्या होती है एक्चुअली,
कि यार मैं इस शादी में भी जा सकता हूँ, खाने से मतलब यार हमें, इसमें भी जा सकता हूँ, मैं दोनों में भी खा सकता हूँ, क्या दिक्कत है, इधर काजू कतली खा लूंगा, उधर रसगुल्ले खा लूंगा। समझ गए? और ये भी हो सकता है जैसे मान लो मेरा जैसा, कि यार छोड़ कौन शादी में जाएगा, इतने लोग देखें, घर पे ही खा लेते, ये भी तो ऑप्शन है। नन ऑफ देम। वही तो मैंने बोला ना यहाँ पर, क्लियर हो गया? अब सोच, ये वन है ना, ये आप लोग हो, ठीक है, और ये शादी का भंडार है, कि ए के पास भी जा सकते हैं, बी के पास जा सकते हैं, तो ऐसे हर एक एलिमेंट के पास चार चार चॉइसेस है। तो सबके पास है, दो के पास भी तो वही है। जैसे मान लो यार आपके पास थी ऑप्शन कि मैं इस शादी में भी खा सकता हूँ, इस शादी में भी, तो तुम्हारे जो भाई बहन है उनके पास भी तो सेम ही चॉइसेस थी। अरे इनविटेशन तो पूरे घर के लिए आया है, समझ Yes, गए? sir. ये हमारा घर है, ठीक है, और ये वो है जहाँ शादियां हो रही है। समझ गए? ऐसे समझाना पड़ेगा तुम्हें। सबके पास चार चार चॉइसेस है, तो 4 की पावर 5 हो गया। डन। अब तुम Yes, sir. सोचो, Yes, sir. फेवरेबल केसेस देखो, फेवरेबल केसेस ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ, अरे बाद में बात करें, क्या कह रहे हैं अमित? तुम लोग है ना दूसरी सर क्लास में आज जाओगे नहीं। हाँ, सर वैसे ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो लिखा है, क्या 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 कह एन रहे ऑफ हो? एस। टोटल नंबर ऑफ सबसेट नहीं है, टोटल टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या सर होता है? अगर 2 की पावर 5 होता है। आप ये कर सकते हो कि ए में कितने सबसेट आ सकते हैं, 2 की पावर 5, बी में कितने सबसेट आ सकते हैं, 2 की पावर 5, इनको मिक्स कर सकते हो, 4 की पावर 5। मैंने वो इसलिए नहीं बताया, मैंने थोड़ा इजी तरीका बताया कि यार कैसे चार चॉइसेस आ रही। समझ गए? ठीक है, फटाफट बोलो। एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए के मतलब फेवरेबल केसेस। वो क्या बोल रहा है फेवरेबल, देखो कैसे निकलेगा, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन, मतलब दो ही एलिमेंट आने चाहिए। समझ में आया? मतलब ए के पास जो सबसेट बन रहा है, जैसे मान लो मैंने ए बनाया 1 2 3, तो मैं बी क्या बना सकता हूँ, 1 और 2 ले सकता हूँ, तीसरा एलिमेंट कुछ अलग होना चाहिए, दो एलिमेंट ही कॉमन आने चाहिए। समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. तीसरा एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। अब तुम Yes, sir. सोचो यार, कोई कंपलसरी है क्या 1 और 2 कॉमन आए? पांच में से कोई भी दो हो सकते हैं ना वो, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 5C2? जी सर. कोई भी दो हो सकते हैं। अच्छा, फिर बिल्कुल जो सर. दो एलिमेंट होंगे, क्या उनको कंपलसरी दोनों में आना पड़ेगा, कि उनके पास एक ही तरीका होगा? Yes, sir. ये रास्ता है. वो तो दोनों में आएंगे ना यार। वो तो दोनों में आएंगे। अब तुम सोचो व्हाट अबाउट अदर 3। अब वो 3 के बारे में सोचो, कि जैसे मान लो मैंने बोला 1 आ गया, ठीक है, 2 भी आ गया, दो एलिमेंट फिक्स कर दिए मैंने, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1 और 2 को फिक्स कर दिया, तो अब बचा कौन, 3 4 5। अब तुम 3 के बारे में सोचो, उसके पास कितनी चॉइस है? क्या वो ओनली ए के पास जा सकता है? ये भी सही है। वो ओनली बी के पे जा सकता है? वो दोनों में से ना जाए? अच्छा, दोनों के पास जाएगा क्या, बोथ ए एंड बी में जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर. हाँ, अगर सर देखो एक ही ए बार. एंड बी दोनों में चला गया ना, अच्छा दोनों में चला गया तो कॉमन या 3 हो गए? Yes, Three. sir. 3 हो गए, तो समझ में आया? मतलब फिर 3 के पास एक्चुअली चॉइस कौन सी है? दोनों के पास नहीं जाएगा, नन जा सकता है, ओनली बी जा सकता है, ओनली ए जा सकता है। तो इसका मतलब समझ में आया क्या, कि 3 4 5 उनके पास एक्चुअली चॉइस कितनी है? 3 ही है। दो. तीन तीन, 3 चॉइस। हाँ, सॉरी सॉरी. ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, कि वो ए के पास जा सकता है, ओनली बी के पास जा सकता है, नन ऑफ देम नहीं जाना मेरे को। सबसेट का मतलब ये थोड़ी होता है कि सारे सबसेट है, कोई भी सबसेट हो सकता है। ये समझ में आया फेवरेबल केसेस? डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, आंसर की बात करें तो कौन सा क्वेश्चन है, 66? यार बहुत धीरे चल रही है। 66 मीडियम में था, सी ऑप्शन था इसका आंसर यार। सी इज द आंसर, मैचअप कर लेगा। आगे वाले इतने प्रॉब्लम नहीं है, आसान है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था इसलिए टाइम दिया देखो। क्लियर हो गया? Yes, sir. सर लेफ्ट हो गए क्या? लग तो रहा है.
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर की क्लास स्टार्ट हो गई क्या आप लोगों की? ऐसा मैसेज तो आ गया। अच्छा नहीं, लिंक सेम था यार, मतलब लिंक तो सर सेम ने- था। बस स्टार्ट होने वाला है। अच्छा कन्हैया सर आ गए क्या? कन्हैया Yes, सर कैसे हो? बढ़िया है सर, ठंड काफी ज्यादा है हमारे साइड। ठंड तो ठीक है यार, हमारा थोड़ा 2-4 क्वेश्चन रह गए थे आज। आप डिस्कस कर लीजिए, मैं यही तो। नहीं कोई नहीं, अब कर लो, मैं वैसे उनको बता दूंगा। कल भी 3 से 5 मेरा सेशन है, मैं उसमें थोड़ा बता दूंगा, डोंट। No issues. बाद वो कंटिन्यू भी कर लेंगे बच्चों, यार आना कल ना। सर कल Yes, sir. एक एक करके बोलो, क्या कह रहे हो? सर कल 15 मिनट पहले आ जाए ताकि ये क्वेश्चंस डिस्कस हो जाए। कल वाले में यार 3 से 5 है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 से पहले शेड्यूल। 4 से 6 नहीं हो सकता सर? सर कल थोड़ा प्रैक्टिकल है तो 4 बजे तक स्कूल से आ पाऊंगा। यार जतिन वो तो एक्चुअली बन गया ऑलरेडी, स्टूडेंट मैनेजर से कोई बात बात। एक्चुअली ये शेड्यूल तो लास्ट वीक ही ना सबसे डिस्कस करके बनाया था। लेट मी चेक। सर तो एक काम हो सकता है, मॉर्निंग में कर सकते हैं क्या? क्या डिस्कशन? हाँ। ये जो मॉर्निंग में पेपर, फिनिश हो गया। मॉर्निंग में यार सारे बच्चे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे ना, स्कूल जाते हैं। ये सर सुनो मेरे भी सुनो, एग्जाम चल रहे हैं। हाँ हाँ एक यस सेकंड। सर, कल प्रैक्टिकल है। ठीक है फिर। देखो मेरे को जहां तक पता है 3 to 5 के बाद है ना, बाद आई थिंक तुम्हारा थोड़ा ब्रेक रहेगा उस टाइम, राइट? तो हम क्या करेंगे, या तो 5 बजे के बाद में तुम लोग है ना, ये जो पेपर में आई थिंक 5-6 क्वेश्चन ही बच गए, ज्यादा नहीं बचे ना, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। मैं डोंट वरी, तुम्हारा जहां तक मुझे पता है ना, वो 5 बजे के बाद तुम थोड़ा फ्री रहोगे, तो उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे, चलेगा सर। ठीक है? स्टार्टिंग प्रॉब्लम में नहीं क्या है। कराओगे कल की क्लास? क्या हुआ? स्टार्टिंग में क्या कराओगे कल की क्लास में? कल अपना यार डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों उस दिन रह गए थे ना, एक्चुअली 11:15 हो गए थे, याद है ना उस टाइम? तो वो नाइन्थ यस में सर। 3 घंटे के बाद थोड़ा मुझे लगा कि 3 घंटे बाद थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बच्चों को, तो वो अपने 3 टॉपिक रह गए थे ना, वो हम कल कवर अप कर लेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा सेशन रखा है तुम्हारे लिए। ठीक है। चलो चलो अभी कन्हैया सर की क्लास ज्वाइन करो, ठीक है? सर सॉरी, हाँ थोड़ा 5-10 मिनट लिया आपका। बाय सर, टेक केयर। अभी तो स्टार्ट हुआ है। गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है सर, बाय। बाय बाय।